हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि आप हमसे ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे होंगे अपनी परीक्षाओं को लेकर। तो आप ही की मेहनत को धार देने के लिए, मतलब तेज़ी लाने के लिए, हम जो है हिस्ट्री के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। और खासकर हम आपको बता दें तो क्वेश्चन बैंक के 2022 के ये प्रश्न हैं जो आपके इस बार के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ गए। तो कल हम लोग जो है 15 क्वेश्चन किए थे जो आप समझ भी गए थे, आपको याद भी हो गया होगा। आज जो है हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। आज की क्लास में भी हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे जो बिना रटे, बिना आपको कोई झंझट के याद हो जाएगा। आपके दिमाग में जो है ना ये क्वेश्चन जो हैं फिट हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कल पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार कितने प्रकार से होते हैं, यानी आदमी मर जाता है तो दाह संस्कार कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो आपको पता है या तो आदमी को जो है डायरेक्ट जला दिया जाता है, या तो दूसरा कि आदमी को जो है मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, या तो तीसरा कि चील कौआ को खिला दिया जाता था, उसका मांस जो हड्डी बचता था उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। ये तीन वो कार्य होता था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो है 16 नंबर क्वेश्चन से करेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्थान के आखिर दो कारण का है। देखिए, मगध साम्राज्य के उत्थान के दो कारण आपसे पूछे तो पहले बताना है भौगोलिक स्थिति और दूसरा बताना है कि प्राकृतिक साधनों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पत्ति, ठीक है। यह जो है मगध उत्थान का जो है का है तो मेन कारण है। अब इसी को जो है बड़ा बड़ा वर्ड में बनाकर लिखा गया है कि मगध साम्राज्य का उदय इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण हुआ, क्योंकि राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों राजनीतिक स्थान पर स्थित थे। बात समझ गए, भौगोलिक स्थिति के कारण। और दूसरा प्राकृतिक संसाधनों के विशेष रूप में जो है लोहा जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया गया, जिससे उसहंज अधिक हथियार जो है बनाए गए, जिससे जो है मगध साम्राज्य का उदय हुआ, यानी उत्थान हुआ, विकास हुआ। बात समझ गए, उत्थान मतलब विकास हुआ, आगे बढ़ना हुआ। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब तो आप इसके आंसर जो है बउआ की तरह लिख सकते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्थान के दो कारण बताइए। तो पहला भौगोलिक स्थिति, दूसरा जो है प्राकृतिक संसाधन, जिसे खासकर लोहा का जो है अधिक मात्रा में उपलब्ध होना, जिसे हथियार बनने लगा, है कि नहीं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध का अशोक पर आखिर प्रभाव का पड़ा था। तो देखिए, कलिंग युद्ध का अशोक पे प्रभाव पड़ा था। जब कलिंग युद्ध हुआ तो उसमें से 15,000 जो है बेकसूर व्यक्ति को जो है बंदी बना दिया गया, कई लोगों का जो है जान चला गया। अब इससे जो है अशोक के दिल पे जो है गहरा प्रभाव पड़ा और अशोक जो है जो हिंसा के रास्ता पे चलता था वो अब अहिंसावादी हो गया, यानी अब मार धार से जो है काफी दूर हो गया और लोगों के समाज कल्याण में जो है अपना समय देने लगा। इसी बात को जो है लिखा गया है बड़ी बढ़िया से, ठीक है, कि कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ, मतलब बहुत सारे खून बहे, लगभग 15,000 लोग जो हैं बंदी बनाए गए और कई लाख स्त्री पुरुष जो हैं का हुए तब मारे गए। और उसके बाद इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक जो है का हुआ, तो अशोक को जो है दिल पे गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। लिखा है वहां पे कि अशोक के हृदय पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा, उसके विचार बदल गए और उसने अपनी समाजवादी नीतियों का परित्याग करके अहिंसा का व्रत जो है धारण कर लिया। बात समझ गए। अशोक जब कलिंग युद्ध जब किया तो उसमें क्या हुआ कि इतना आदमी मारा गया, इतना आदमी बेकसूर व्यक्ति मारा गया कि इसकी जो है मानवता, अशोक की मानवता जो है जाग उठी और कहा कि अब हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हिंसा हम छोड़ के अहिंसावादी बनेंगे, जैसे गांधी जी अहिंसावादी थे। बात समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताइए। बउआ वाला क्वेश्चन है जो अब एकदम पूछेगा ही पूछेगा। तो गुप्त काल के दो मंदिर, तो इसमें जो है प्रसिद्ध मंदिर जो है तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है, जो कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर जो नागौद मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे दुए को पूछा है, हम जो है बहुत सारे आंसर लिख दिए हैं। नचना कुठार का पार्वती मंदिर जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है।
देवघर का 10 अवतार मंदिर जो झांसी उत्तर प्रदेश में है, ईंटों से निर्मित भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तब 5 को हम लिखवाए हैं, आप जो है ना 2 गो कोनो लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहा है कि गुप्त काल के 2 गो प्रसिद्ध मंदिर बताना है। मध्य प्रदेश के कोनो 2 गो मंदिर के नाम लिख के चलाना, वो सही हो जाएगा। बात समझ गए? वेरी गुड। यह बात पे हमको एक क्वेश्चन के आंसर बता दो कि मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना। ये सब पूछ देता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, गांधी के जीवन में निम्नलिखित 4 वर्षों का महत्व बताएं। यानी ये 4 वर्ष देवल गई है, 1915, 1920, 1930 और 1948 से। आखिर ये 1915 में गांधी जी के साथ क्या हुआ था, 1920 में क्या हुआ था, 1930 में क्या हुआ था और 1948 में क्या हुआ था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आप नहीं कहेंगे कि 1915 में जो है गांधी जी कहाँ से आए थे, तो 1915 में जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के इंडिया आए थे और वहीं से आंदोलन शुरू किए। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू किया। ये सब बात आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? 1948 में उनकी जो है देहांत हो गई, ये सब आपको मालूम है। 1930 में क्या हुआ, ये कमेंट बॉक्स में तोहनी के बता देना है। अब ये सब बहुआ वाला क्वेश्चन है भाई, इहो सब क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़े हैं, एकरा मतलब हम तो यह कहेंगे ना कि आपको ये सब क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं पढ़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है जो आपको बताना है, कम्युनल अवार्ड जो है क्या है? कम्युनल अवार्ड देखिए, भारत की प्रांतीय विधायिका में दलित के प्रतिनिधित्व के बारे में 16 अगस्त 1932 को जो है प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड का करते हैं कि ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की गई जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अधिनियम के नाम से जाना गया। आप कहेंगे सर हमरा तो समझ में नहीं आया। अरे हम काहेला जन्म लिए हैं? भारी चीज को आसान बनाने के लिए। देखिए कम्युनल अवार्ड का है तो भारत के प्रांतीय जो है, प्रांतीय मतलब कि गांव देहात में दलितों को यानी छोटे जाति के लोगों को जो है प्रतिनिधित्व कराने के लिए, प्रतिनिधित्व मतलब कि नेता बनाने के लिए, जो एगो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड, वो एगो जो है ब्रिटिश संसद में घोषणा करते हैं। उस घोषणा को ही जो है कहा गया है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड का है तो भारत के गांव देहात में छोटे जात के जो है यानी दलित समुदाय को जो है प्रतिनिधित्व कराने के लिए, नेता बनाने के लिए जो है ब्रिटिश संसद में वो जाके प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं एगो बिल पास करवाते हैं, एगो घोषणा करते हैं, उसी को हमनी के कहते हैं का तो कम्युनल अवार्ड। बात खत्म होता है। बात समझ गए? वेरी गुड माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? बहुआ वाला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। आपको मालूम है कि नहीं कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। ठीक है सर। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे। जितना क्वेश्चन पूछे उतने आंसर देना है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्या लिखेंगे कि क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 में आया। ठीक है सर। इसके मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि बाबू कुंवर सिंह कौन थे और 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था? बहुआ वाला क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया कबीले के एक महाराज जमींदार परिवार के थे। इतना आपको नहीं याद रखेला है दादा परदादा के नाम, आपको बताना है कि कुंवर सिंह जो हैं जगदीशपुर के एगो महाराज जमींदार के परिवार के थे। फिर से वीर कुंवर सिंह कौन थे? तो एगो जो है जगदीशपुर के महाराज जो जमींदार लोग थे उनके परिवार के एगो लोग थे। कौन? तब वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह जो है 1857 में जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किए थे। कहाँ पे? पटना में जो है उसका नेतृत्व किए थे। बस इतने आपको बताना है। वीर कुंवर सिंह कौन थे? तो जगदीशपुर के एगो महाराज थे जो जमींदार लोग थे। ठीक है, उन्हीं के परिवार के एक सदस्य थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में पटना में जो है अध्यक्षता की थी, मतलब आगे आगे चले थे। बात समझ गए? वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएंगे सर। क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेल कब और भारत की प्रथम रेल जो है ना, करने गया यार, हाँ, भारत की प्रथम रेल जो है कब और किन स्टेशनों के बीच चली? ताइए बउआ वाला क्वेश्चन। भारत का जो प्रथम रेल है वो कब चला था? 1853 में। आप जानते हैं, अगर डेट पूछ देवे तो 16 अप्रैल 1853 में चला। किन स्टेशनों के बीच चली? तो आपको याद रखना है बम्बई। मुंबई के पुराना नाम बम्बई था, तो बम्बई के बोरिंदर से लेके ठाणे तक, ठाणे कभी कभी लिखल रहता है, याद रखिएगा। तो सर्वप्रथम भारत की रेल किन स्टेशनों के बीच चली? तो बम्बई से ठाणे के बीच चली। कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को चली। ठीक है, यानी कि आज से जो है लगभग जो है 170-75 साल पहले चला है। बात समझ गए? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कब चला था टाइम अगर पूछ देवे तो 3:35 पे चला था। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एडविन लुटियंस कौन थे? सर एडविन लुटियंस कौन थे? ताइए, सर एडविन लैंडसियर लुटियंस का जन्म जो है 29 मार्च 1869 को हुआ। अरे तरह के बताओ तो 1869 के जो है किनका जन्म हुआ था? बउआ वाला क्वेश्चन है। चलिए, उनकी मृत्यु 1 जनवरी 1944 को हुई। सर एडविन लैंडसियर यानी लुटियंस, इनका जन्म जो है कब? तो 29 मार्च 1869 को हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1 जनवरी 1944 को हो गई। ठीक है, वह एक अंग्रेजी वास्तुकार थे जो अपने युग की आवश्यकताओं के लिए पारंपरिक स्थापत्य शैली को कल्पनाशील रूप में जो है क्या करते थे? अपनाने के लिए जाने जाते थे। आपको तो ये समझ में आया नहीं होगा हम काहे ले जन्म लिए हैं, है कि नहीं? आइए, सर एडविन लुटियंस जो थे एगो महान व्यक्तियों में से एक थे। ये क्या करते थे? तो जो पुराना चीज था, मतलब कि जो दादा परदादा छरदादा जो छोड़ के चले गए थे, उस पुराने चीज को नए चीज में बदलने का काम करते थे। बात समझ गए? जैसे कि देखिएगा, जैसे कोनो चीज आपके घर में जो है पुराना है तो उसको डिजाइन करके जो है नया बना दिया जाता है, तो आप कहते हैं कि हम जो है इसको डिजाइन करके नया फैशन बना दिए हैं। वैसे ही जो है सर एडविन लुटियंस करते थे, जो पुराने स्थापत्य कला के जो चीज होते थे उसको जो है मॉडिफाई करके नया बनाते थे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम बताइए। बउआ के तरह क्वेश्चन पूछता है यार। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है 2 सभ्यता के नाम पूछा है, हम आपको 3 बता देते हैं। एगो फारस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। आप इसमें से कौन लिख सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सभ्यता आप लिख दीजिए, मिस्र की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया। 3 कहे तो फारस की यानी फ्रांस की सभ्यता आप लिख सकते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएंगे सर। चलिए, क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों का जो है नाम बताना है। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास के जो है किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोत का नाम बताइए। यानी मौर्यकालीन इतिहास जो है कैसे हमनी को जाने, उसके बारे में कैसे हम लोग जान पाए कि मौर्यकालीन इतिहास था और अभी जो है उसके अंश मिले हैं। तो देखिए, मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत में जो है आप जाएंगे, खासकर साहित्यिक स्रोत, यहाँ पे पूछा है साहित्यिक स्रोत ही। तो साहित्यिक स्रोत जो है केगो कहा है आपसे? तो साहित्यिक स्रोत के नाम लिखिए। 2 लिखेला कहा है, लेकिन हम आपको 4 बता रहे हैं। मौर्यकालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत जो हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से आपको देखने को मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है लिखा हुआ है कि मौर्यकालीन किस प्रकार जो है विकसित हुए। मुद्राक्षस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुद्राक्षस में भी जो है ना मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जो है लिखा गया है। अब ठीक है, यहाँ पे इंडिका में भी जो है लिखा गया है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। पुराण में भी जो है लिखा गया है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। तो आपसे तो 2 पूछा है ना सर, आप कौन लिख दीजिए, मुद्राक्षस, इंडिका, पुराण, आप कुछ लिख दीजिए, है कि नहीं, मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत में। बस हो गया खेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बउआ वाला क्वेश्चन जो है और 2-3 बचल होगा। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का जो है संस्थापक कौन था? बताइए तो।
हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बउआ वाला क्वेश्चन आपसे पूछले है, इसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं कि हर्यक वंश राज्य की स्थापना जो है कब अगर हुई थी, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो 544 में हुई थी। 544 ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में। अब कोनो के प्रश्न है कि सर ईसा पूर्व का होता था, ईसा पूर्व को तो नहीं समझते हैं। जैसे अभी 2023 चल रहा है, अगला साल जो है आएगा तो 2000 का आएगा 24 आएगा, लेकिन ईसा पूर्व में क्या होता है कि 2023 चल रहा है तो अगला साल जो आएगा 2022 आएगा। बात समझ गए? ईसा पूर्व उल्टा चलता था। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन ये था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल जो है आपको बताना है। तो हर्यक राजवंश की स्थापना जो है 544 ईसा पूर्व में हुई, और कौन? तो बिंबिसार के द्वारा जो है हुआ था। ठीक है, और बिंबिसार के जो है अंतिम महाराजा वर्तिवर्धन की हत्या जब हो गई तो बिंबिसार ने गिरिव्रज को राज्य की राजधानी बनाकर शासन किया। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, उसका कार्यकाल कितना था। तो हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार था। बात समझ गए? कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल जो है यहाँ पे नहीं लिखल है ना, तो कार्यकाल जो है आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, चाहे गूगल पे, कि कितना कार्यकाल था। यहाँ पे नहीं लिखा है और हमारा तनी मनी याद नहीं है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हमने के देख लेते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था और उसका जीवन परिचय दीजिए। आइए आपको बता देते हैं। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। सुनिए सुनिए क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो उत्तर भारत में जो है कौन? तो रामानंद ने जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। उनका जीवन परिचय बताइए। तो इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव और अधिक मुखरता प्रदान की। भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। क्वेश्चन पूछा है कुछ और, लेकिन ये आंसर लिखल है कुछ और, तो इस आंसर को मत देखिएगा, हम जो आंसर बता रहे हैं उसको देखिएगा। क्वेश्चन कहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो आपको बताना है रामानंद ने किया था। उनका जीवन परिचय क्या है? तो रामानंद जो हैं एगो भक्ति आंदोलन से जुड़े जो है महापुरुष थे, जो भक्ति को बढ़ावा देते थे, खासकर हिंदुत्व को बढ़ावा देते थे। वही जो है उनका जीवन परिचय है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? तो देखिए, खालसा पंथ की शुरुआत जो है 1699 में हुआ, और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसकी शुरुआत की थी। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के द्वारा बैसाखी पर्व के त्योहार के रूप में जो है मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? तो 1669 में हुआ, 1699 में हुआ, और कौन किया? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया। बस इतने आपको बताना है। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? आइए सर, बउआ वाला क्वेश्चन। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि जहां एक देश अन्य देश पर विजय प्राप्त करता है और शासन करता है, अर्थात विजेता देश द्वारा अपने लाभ के लिए विजित देश के संसाधनों का दोहन किया जाता है, जबकि साम्राज्यवाद का अर्थ है एक समाज को स्थापित करना, पड़ोसी क्षेत्र में विस्तार करना एवं अपने प्रभुत्व का विस्तार करना। आप कहेंगे पढ़ के तो सुना दिए, हमरा समझ में नहीं आया। अरे हम काहेला हैं यार, आइए समझाते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई अमीर देश जो है गरीब देश पे हमला करता है, उसको लूट लेता है, और गरीब देश पे जो है अपन राज करे लगता है, उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे अमेरिका क्या करता है, छोटा छोटा देशवन पे जो है परमाणु बम से मारता है अटैक, और वहाँ के आदमी को जो है लूट लेता है, ओकरा बाद जो है वो पूरा जो है ओकरे पे जो है काम करे लगता है, माने अपन जो है वहाँ पे राज चलावे लगता है, तो उसको जो है उपनिवेशवाद बोलते हैं। बात समझ गए? अब बताइए, हम लोग जो है 2022 के 30 प्रश्न किए, और हम इसलिए ये प्रश्न करवाए हैं क्योंकि ये सभी जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है।
हमें उम्मीद है ये प्रश्न जो है आप एक बार फिर से देखेंगे और याद कर लेंगे तो आपको जो है रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं और आप जो है नोट्स इसके चाहते हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ गए? SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और बाकी आपको ये क्लास जो है अच्छा लगा है अपन दोस्तों में इसे शेयर जरूर कीजिए और क्लास देखें उसके लिए धन्यवाद।